बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, अब जो नई स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, शहर शहर कैंपेन चलाई जा रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पावर शो कर रही है। उसी पावर शो में जमीयत उलमा इस्लाम फे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ किस हद तक चलेगी, इंतखाबी इत्तेहाद में ये तमाम तर तैयारियां तब्दील होंगी या फिर मंजरनामा कुछ और होगा। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान मुर्तज़ा साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि पूरी कौम को नवाज शरीफ साहब को वेलकम करने जाना चाहिए। जावेद लतीफ़ साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि मियां साहब कह रहे हैं कि मुझे वेलकम करने ना आए, मैं कौन सी चीज़ फतह करके आ रहा हूं। अब ये जो वेलकम करने की तैयारियां की जा रही हैं और बिलखुसूस जमीयत उलमा इस्लाम फे की जानिब से, इसका मतलब क्या है, पैगाम क्या देना चाह रहे हैं? चाहने वाला आता है या आप उसके चाहने वाले होते हैं और वो आ रहा होता है, तो उसमें अगर किसी को कह दिया जाए कि उसको इसका इस्तकबाल किया जाए, तो मेरा ख्याल है जिनको जो ना चाहने वाले हैं उनको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। जो ना चाहने वाले हैं वो ना जाएं, जो चाहने वाले हैं वो बिल्कुल ज़रूर जाएं। किसी को अच्छा लगेगा तो वो चला जाए, जिसको अच्छा नहीं लगेगा तो न जाए। ये तो वैसे ऐसा कोई इशू नहीं है, ना कौमी इशू है, ना कोई ऐसा इशू है कि जिसके ऊपर कोई राय देना जरूरी हो। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, बशीर मेमन साहब की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत को लेकर बहुत सी बातें हो रही हैं। कहा ही जा रहा है कि एहतसाब के इदारों के जो सरबराहान होते हैं वो फिर बाद में जब सियासत में आते हैं तो वो किसी ऐसी सियासी जमात में जाएं जिनके ऊपर एहतसाब के लिए कोई तलवार लटक रही हो या जिनके ऊपर इल्ज़ामात हों कि इन्होंने इन शख्सियात की वाबस्तगी से दूसरी जमातों का एहतसाब किया हो। तो आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? ऐसी शख्सियात की शमूलियत होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? अगर तो वो उन्होंने किसी को फेवर किया है अपने सर्विस के दौरान तो यकीनन उनका एहतसाब होना चाहिए। मगर अगर उन्होंने वो जो कानून की दी गई मुद्दत है कि आप पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते, उसके बाद किसी पार्टी को ज्वाइन किया है तो आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पे कानून जो है वो कानून की विजडम जो है वो उनको परमिट करती है, वहाँ पे उसके बाद जो है फिर हम अगर कानून से आगे निकल जाएंगे या इस बातों पे तब से शुरू कर देंगे तो फिर इस बात में फिर उस कानून को ख़त्म कर देना चाहिए, फिर उस बात में कोई वजन नहीं रहेगा। ठीक जी राना साहब। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप आइंदा सियासी हालात क्या देख रहे हैं? फाइनल राउंड तो शुरू हो गया, यानी सियासत का वर्ल्ड कप भी शुरू हो गया ना, तो अब क्या देख रहे हैं? आपको मुतवक्को इलेक्शन की जो डेट दी गई है, आप उसी डेट पे इलेक्शन देख रहे हैं? मुतवक्को डेट पे जो है वो जो डेट दी गई है वो मुमकिन नहीं होगी। भले वो इलेक्शन कमीशन ने दी है, उसके पार्ट पे एक्शन और सदर साहब के पार्ट पे इन एक्शन। सदर साहब को देनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं दी, गलत किया। इलेक्शन कमीशन जितनी दूर चली गई है वो गलत कर रही है और डेट जो दी गई है मुझे उसमें इलेक्शन होता हुआ कोई मुमकिन तौर पे नजर नहीं आता। इसको हमने उस दिन भी कमेटी में, सेनेट की कमेटी में बुलवाया था, उनको कहा था कि आप इसको भले आप नवंबर में नहीं कर सकते मगर 1 महीना कम से कम इसको पहले करिए। जो मिनिमम डेट है वो 90 डेज के साथ नजदीक, उसमें आप जो भी जिस तरह से भी है उसको कर दीजिए। ये फिर जो है वो जनवरी में जो है हमारे यहाँ प्रॉब्लम आएगा, ना सिर्फ उन सर्द इलाकों में प्रॉब्लम आएगा जहाँ रास्ते बंद हो जाते हैं, इवन पंजाब में भी शायद प्रॉब्लम। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, ये जो बयान है मौलाना फजलुर रहमान साहब का कि जनवरी में बालाई इलाकों में बर्फबारी होगी, लोग वोट कैसे देंगे, इसको मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इस पर राय में ले रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम फे जो है वो ये चाहती है कि इलेक्शन जो है वो डिले हो जाएं, जनवरी के बाद हों। यानी आपकी ये जो बात आप कर रहे हैं इसका मकसद तो ये है कि जनवरी से पहले ही इलेक्शन आप चाह रहे हैं, ऐसा ही है? ऐसा है कि जो दोस्त जो है इसको उस तरह से लेते हैं वो उनकी अपने जो है ना वो नुक्ता नज़र होते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम मुख्तलिफ पैराए पहनाते हैं। आप इसको मिला के उस मामले के साथ देखिए जो इलेक्शन कमीशन के साथ हमारी मीटिंग थी और इलेक्शन कमीशन की मीटिंग निकलने से उस मीटिंग के ख़त्म होने के बाद जो हैदरी साहब का स्टेटमेंट था, तो उसके साथ जब आप मिला के देखेंगे, चूंकि वो एक जनरल सेक्रेटरी की जमात के जनरल सेक्रेटरी का स्टेटमेंट है, तो मेरा ख्याल है हर चीज़ में क्लैरिटी आ जाएगी। पहले हैदरी साहब के स्टेटमेंट को भी उन्होंने इसी तरह से करने की कोशिश की, मौलाना साहब के स्टेटमेंट को भी, मगर जब वो इलेक्शन कमीशन की मीटिंग के साथ आप उस स्टेटमेंट को मिलाएंगे और उसके बाद जो पार्टी ने एलामिया जारी किया था तो क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा, ये जो हल्का बंदियां हैं, नई हल्का बंदियां, इसके हवाले से कहा जा रहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम ने इसे मुस्तरद कर दिया है। तो जब आप
अगर ये दुरुस्त है जो चल रहा है तमाम टीवी चैनल्स पर, तो फिर नई इस हल्का बंदियों को जब आपने मुस्तरद कर दिया तो आप क्या चाहेंगे पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन हो, और उसके लिए क्या कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा? देखिए, ये हल्का बंदियां इस तरह से की है, मैं बलूचिस्तान की आपको जो है ना वो बता दूंगा। पहले तो 70 लाख हमारी आबादी जो है ना वो गड़बड़ में की, इन्होंने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में थी और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट में उसको इन्होंने वो ले लिया। उससे हमारी कौमी असम्बली की जो है 7, 8, 9 नशिस्तें बढ़ती थी। उसको 1 मिनट के लिए भूल जाइए क्योंकि वो सब जुडिस है, मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। मगर यहाँ पे जब हल्का बंदियां, तो जरा इसको हमारे जो 51 हल्के हैं उसको अगर आप देखेंगे तो बाज हल्के जो है ना वहाँ पे 1.5 लाख के लगभग पे जो है ना उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी है और बाज जगह पे 4,66,000 पे। तो इसके दरमियान जो है वो कोई तनासब आपको नजर आता है या नहीं आता? बाज हल्के जो है ना वो एक मखसूस इलाके से निकाल के ले गए और किसी और मखसूस इलाके में ले गया और दूसरे उनको इतनी छोटी आबादी पे कॉन्स्टिट्यूंसी दे दी जो कि वो आपके अपने फार्मूले के साथ मैच नहीं करती। तो उसको एक्सेप्ट कैसे किया जा सकता है? उसके लिए जो उसको चैलेंज करने का जो तरीकाकार है वो कानून में दिया गया है। वो तरीकाकार वही इलेक्शन कमीशन के पास है। वो यकीनन जो है ना वो कमेटी जो है वो फॉर्म कर दी है हमने और उसको उस पर पिटिशनें फाइल होंगी, उसमें ऑब्जेक्शंस फाइल होंगे इलेक्शन कमीशन के पास और ये हम अपने केस परसू करेंगे। अच्छा, ये हल्का बंदियां अगर दोबारा से ये करना शुरू करें तो आप क्या समझते हैं कि वो मुकर्रर मुद्दत तक हो जाएंगी जो खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा हुआ है 30 नवंबर? वो दोबारा नहीं होती हैं। वो हम पे साथ वो शायद आप उस सेक्शन 17 और उसके बाद 20-21 का प्रोसीजर नहीं जानते होंगे क्योंकि वो लीगल साइड पे आपने काम नहीं कभी किया हो। उसका तरीकाकार ये होता है कि वो आप पुराना नक्शा देते हैं और उसके साथ नया नक्शा, नई प्रपोजल सेंसस का वो जो तादाद होती है सेंसस के हवाले से उस कॉन्स्टिट्यूंसी की, और उसमें जो है ना वो आप कन्विंस करने की कोशिश करते हैं उन मेंबर्स को जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स होते हैं और वो उसको वो करके उसके बाद जो है ना इसमें उसको या तो कंफर्म कर देते हैं वो जो नीचे से तजवीज़ आई होती है उनकी डिलिमिटेशन कमेटी की, या फिर उसको तब्दील कर देते हैं। ये इस तरह से है मामला। ठीक, बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। इस हवाले से निकली कामरान मुर्तज़ा साहब बता रहे हैं कि हल्का बंदियां जो की गई हैं, हल्का बंदियों में इबहम है अभी, और इस हवाले से एक कानूनी मंजरनामा है और उस कानूनी मंजरनामे में प्रोसीड कर रही है जमीयत उलमा इस्लाम फे। किस हद तक उसमें कामयाबी मिलती है एक अहम सवाल है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेके वापस आएंगे, पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे में बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अगर पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे को देखें, बिलाशुबा पाकिस्तान के जो अवाम हैं मुश्किलात के शिकार हैं। पेट्रोल की जो कीमत में कमी वाक़ई हुई है, उस कमी के बाद मुश्किलात में किस हद तक कमी वाक़ई हुई, क्योंकि पेट्रोल की कीमत जो बढ़ी थी उसके बाद ये जो कमी है ये किस हद तक रिलीफ दे सकती है? बुनियादी तौर पे आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें हैं, अगर उसके साथ पाकिस्तान में जो कीमत राइज है उसका मवाजना किया जाए तो ये बराबरी की बुनियाद के ऊपर बनता है। लेकिन अवाम तज़ब्ज़ुब का शिकार है, अवाम परेशान है। निगरान हुकूमत हत्तुल इम्कान ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से वे आउट कोई निकले और जहां पे अवाम को कुछ रिलीफ दिया जा सके। निगरान हुकूमत ने एक तरफ IMF को ये यकीन दहानी करवाई, IMF को ये बावर करवाने की कोशिश की कि हम कोई नया टैक्स नहीं लगा सकते, लेकिन जो पिछली हुकूमत ने IMF के साथ जिन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर मुआहदे किए थे उसके ऊपर अमल दरामद करना भी निगरान हुकूमत का काम है। अब ये मलबा गुज़श्ता हुकूमत अगर निगरान हुकूमत के कंधों पे रख गई है तो ये बार निगरान हुकूमत को ही बर्दाश्त करना है। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में बिजली चोरी से मजमूई तौर पे 14 अरब 33 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई है। एक तबका ऐसा है जो ये समझता है कि पाकिस्तान में अगर ये रिकवरीज हो रही हैं तो इसका कहीं ना कहीं पे बेनिफिट अवाम को मिलना चाहिए। इसी मुआशी मंजरनामे में बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए FPR की कारकर्दगी से फिल वक्त IMF मुतमईन है, लेकिन वो जो कुली तौर के ऊपर साल के अहदाफ मुकर्रर किए गए थे उसकी जो रिकवरी करनी है, इस ज़िमन में तैयारियां जो जारी हैं वो उसके कुछ मंदरजात मंजर-ए-आम पे आए हैं कि परचून फरोशों के ऊपर टैक्स नए आयद किए जाएंगे, ज़राअत के ऊपर टैक्स नए आयद किए जाएंगे और टैक्स नेट का दायराकार बढ़ाया जाएगा। ये जो नए तरीक़ाकार हैं, ये जो सिफारिशात हैं, अगर इसके ऊपर अमल दरामद हो कितनी मुश्किलात आ सकती हैं या कितनी आसानी देखने को मिलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, एक तो बात है कि 1977 का एक इंडिकेटिव टारगेट था IMF के साथ तय हुआ FPR का पहले क्वार्टर का।
उसको FPR ने 2041 के साथ सरपास किया है, सो दैट्स अ लिटिल कंफर्टिंग कि हम IMF के प्रोग्राम का एक हदफ जो है उसमें कामयाब हुए हैं। दूसरी बात जो आपने की कि क्या ये हमारे लिए कंफर्टिंग है, मेरा नहीं ख्याल, इसलिए कि एक तो जब 9,400 अरब के टारगेट पे जाना है तो उसकी जो ग्रोथ है वो आने वाले जो 9 माह हैं उसमें 34% से भी ज़्यादा पर मंथ की ग्रोथ चाहिए ओवर लास्ट ईयर। सो जो अगले वाले 9 माह हैं वो बड़े चैलेंजिंग होंगे एंड लेट्स होप कि FPR डज इट। इस साल 34% के जो 9 माह के टारगेट्स हैं देखिए, और ये देखिए कि जो अभी आपका क्वार्टर गुजरा है इसमें तकरीबन 24% की ग्रोथ आई है FPR में। पर अगर आप FPR का टैक्स टू GDP रेशियो देखिए पिछले 10 साल का, तो वो है 8.5-9% के दरमियान, और वो इसी बैंड में चल रहा है। मैं अभी देख रहा था आपके प्रोग्राम में आने से पहले, आई वाज जस्ट रिव्यूइंग सम फिगर्स। सो दिस इज नॉट अ कंफर्टेबल पोजीशन फॉर पाकिस्तान, बिकॉज जिस तरह हमारी एक्सपेंडिचर्स बढ़े हैं और जिस तरह नए टैक्स लागू हुए हैं, अगर हम आज भी जाकर अपना सारा टैक्स जो इस वक्त लागू है वो कलेक्ट करते हैं, तो आप यकीन जानिए कि ये जो 8.5-9% टैक्स टू GDP है FPR का, ये यहाँ से काफ़ी बढ़ा हुआ दिखाई देगा, एटलीस्ट 1-2% बढ़ा हुआ। यानी कि आपकी कलेक्शन 9,400 अरब जो इस साल आप कोशिश करेंगे उसकी बजाय 12-12,500 होनी चाहिए अगर सारा कुछ इन्फोर्स कर लिया जाए। अब इसके बाद हमारे पास रिटेल सेक्टर आउट ऑफ टैक्स नेट है, होलसेल सेक्टर आउट ऑफ टैक्स नेट है। हमारा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 4 अरब रुपए का था पिछले साल, जब पूरे मुल्क ने 7200 अरब टैक्स दिया। हमारा कैपिटल गेन्स टैक्स प्रॉपरली नाफिज नहीं है ऑन रियल एस्टेट, और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे एक लार्ज चंक है जो कलेक्ट किया जा सकता है। अगर हम ये सब करना शुरू कर दें और ये भी करें कि पाकिस्तान में वेल्थ टैक्स उठा लिया गया था तो इनहेरिटेंस टैक्स होना चाहिए, अगर हम ये सारा कुछ करना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है कि हमारा ओवरऑल कंट्री का जो टैक्स टू GDP है वो 14-15% के करीब चला जाएगा। आप सोचिए कि अगर आपका टैक्स टू GDP इतना बढ़ जाए तो आपको IMF से कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन की वजह से पाकिस्तान का मालियाती खसारा संभाल लेंगे। पाकिस्तान का मालियाती खसारा यासिर पिछले 5 साल में 8% है GDP का। समझने की बात यह है कि डेट लिमिटेशन लॉ में आपने कहा ये कि 3.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा आंसर है जो मुल्क में इस वक्त अफराते ज़र आ रही है, बिकॉज सिंपली नोट छापना पड़ते हैं 6-7-8 हज़ार अरब के हर साल इस खसारे को पूरा करने के लिए, और उससे अफरात ज़र पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। ये है ओवरऑल तनाजुर। पर यासिर ये भी याद रखिए कि इसके साथ साथ बहुत बड़े एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स भी मुल्क में करने हैं कि कैसे अखराजात हो रहे हैं, डेवलपमेंट साइड के भी जो PSDP है और करंट साइड के भी, यानी कि जो हमारी पेंशन्स हैं, हमारा जो वेज बिल है, हमारा जो डेट और मार्कअप में पैसे जा रहे हैं, इन सब के भी, और स्पेशली उन जगहों के जो सब्जेक्ट डिवॉल्व कर दिए गए हैं प्रोविंसेस को। यासिर 17 ऐसे सब्जेक्ट हैं। अब मैंने आपके सामने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म एजेंडा आपके सामने रखा है। इसका किसी इंटरनेशनल डोनर से ताल्लुक नहीं है, इसका मेरे और आपसे ताल्लुक है, इसका पॉलिसी मेकर से ताल्लुक है, इसका उन रिटेलर्स और होलसेलर से ताल्लुक है जिन पे हम टैक्स लगाना चाहते हैं, इसका उन जिसे आप कहेंगे पॉलिसी मेकर से ताल्लुक है जो एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म जो है वो हम कर नहीं पा रहे, ये इसका उनसे ताल्लुक है। आई थिंक दैट इज द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान एंड दिस इज अ गुड स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज जब आप ये सब कुछ करेंगे तभी उम्मीद होगी ना लोगों को कि आपने एक्सपेंडिचर्स भी संभाले और उनको टैक्स किया जो अंडर टैक्स्ड हैं या अनटैक्स्ड हैं पाकिस्तान में। आपने जो फॉर्मूला बताया बहुत अच्छा फॉर्मूला है, वे फॉरवर्ड भी है, लेकिन सवाल ये है कि निगरान हुकूमत के होते हुए ये जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, जमहूरी हुकूमतों के होते हुए ये इकदाम क्यों ना उठाए जाते रहे? उनके पास ये फॉर्मूला क्यों नहीं था, या वो इस पे अमल दरामद क्यों नहीं करवाना चाहते थे? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसमें दोनों तरफ से ताली बचने का प्रॉब्लम है। एक तो यह है कि 3 दफ़ा पाकिस्तान में, मैं खुद जानता हूँ, 2 दफ़ा मैं टेबल पे था, हमने रिटेलर्स और होलसेलर्स पे टैक्स लगाया। पहले स्ट्राइक हो गई, आपको याद है इवन जनरल मुशर्रफ के टाइम से ये बात चल रही है,
तो लोग जो है वो रिटेल बंद कर देते थे, सड़कों पे आ जाते थे। 2022 में आ जाइए, 100 रुपए का टैक्स लगा पर डे के हिसाब से, 3000 रुपए पर माह के हिसाब से, और वो वापस लेना पड़ा हुकूमत को। अब एक तो ये है कि अगर हुकूमत ने कोशिश भी की है, कोई भी हुकूमत हो पाकिस्तान की, उसने कोशिश भी की है, तो आप खुद देख लीजिए कि लोग ये चलने नहीं देते। सो आई थिंक इट इज़ बोथ कि हुकूमत ने अपनी रेट को इस्टेब्लिश नहीं किया, और ज़रूर करना चाहिए था जो हमने बात की है। इसके साथ साथ आपके जो लोग भी हैं वो भी तैयार नहीं हो रहे। वो ये तो कहते हैं कि IMF बहुत बुरा है, पर जब हम उन्हें कहते हैं कि आप टैक्स दीजिए तो वो टैक्स कोई भी नहीं देना चाहता। और उसकी अब मैं बड़ा क्लियर हूँ इस चीज़ पे, इन्फोर्समेंट स्टेट से आनी है। अभी आपने इन्फोर्स किया लॉ को स्टेट के थर्ड मार्केट नहीं होनी चाहिए फॉरेन एक्सचेंज की। पाकिस्तान में आपने थर्ड मार्केट को डिसअपियर करवा दिया। सो द रेट ऑफ द स्टेट हैज़ टू बी एक्सर्टेड, जो हमने चीज़ें सामने रखी हैं। इससे आगे चलिए, 2200 अरब रुपए के टैक्स एग्जेम्पशंस और कंसेशंस जो हैं वो इकोनॉमिक सर्वे में 2023 के लिखे हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। आपको उनमें से बेशतर चीज़ें जो है उनको उठाना पड़ेगा। अगर आप नहीं उठाएंगे तो पाकिस्तान कभी भी अपने टैक्स टू GDP को आगे लेके नहीं चल सकेगा। दुनिया भी हमें यही बता रही है, IMF की MD ने भी यही कहा है। पर ये बातें हम तो बहुत अरसे से कर रहे हैं, पर ना हम स्टेट की रेट एक्सर्ट कर पाते हैं, और करते हैं तो हमें वापस आना पड़ता है। दैट्स नॉट अ गुड सिनेरियो बाय एनी चांस। डॉक्टर साहब, फिर आप आगे क्या देख रहे हैं? आपका ये फार्मूला मौजूदा हुकूमत चलवा लेगी? देखिए रान साहब, आपका बहुत अच्छा सवाल है। आई एम वेरी क्लियर, अब इस्लाह किए बगैर हमारे फेडरल बजट की तो हम चल ही नहीं सकते। मैं एक चीज़ आपके सामने रखता हूं ताकि ज़रा कौम को तैयार करें कि हम खड़े कहाँ हैं। रान साहब, जब हम इस दफ़ा पूरा अपना टैक्स लेट से 1 जुलाई को कलेक्ट कर लेते हैं, हम नॉन टैक्स रेवेन्यू भी कलेक्ट कर लेते हैं, तो हमें इंटरेस्ट पेमेंट के लिए 7,303 अरब देने हैं। ये भी मैं कम बता रहा हूं, मैं बजटेड फिगर बता रहा हूं। वो देने के लिए हमें 324 अरब रुपए बोरो करने पड़ेंगे, तो हम सिर्फ डेट देंगे, यानी कि जो हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस देना है और जो डेट वापस करना है। पाकिस्तान का सारा पेंशन, सारा वेजेस, सारा PSDP, हर चीज इज ऑन बोरोड मनी। आपका फैसला है कि आप इसी तरह मुल्क को चलाएंगे। मेरा ख्याल है कि टाइम वो आ गया है कि ये मुल्क इस तरह चलेगा नहीं। ये एग्जिस्टेंशियल इकोनॉमिक थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को खुद नहीं करेंगे तो जो नया IMF का अगर प्रोग्राम में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। मेरा ख्याल है कि निगरान हुकूमत को कुछ इसमें से चीज़ें शुरू करनी चाहिए, और हमें एज पॉलिसी मेकर्स और हमें एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान आने वाली हुकूमत को ये कहना चाहिए कि हम एक्सपेंडिचर का भी रिफॉर्म चाहते हैं, हम पेंशन्स का भी रिफॉर्म चाहते हैं, हम डेट की रीप्रोफाइलिंग भी चाहते हैं, हम ये भी चाहते हैं कि जो काम फेडरल गवर्नमेंट का है वो करे, वो ये एजुकेशन, हेल्थ, क्लाइमेट, फूड, एग्रीकल्चर, इसको छोड़ दे। पाकिस्तान की बका ही। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए, हम बहुत बातें करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दरियाओं की सरजमीन है, चश्मे फूटते हैं यहाँ से, यहाँ पे कोयला बहुत ज़्यादा है, हवाओं से एनर्जी बन सकती है, लेकिन ये सारी बातें सिर्फ किताबी क्यों रहती हैं या लफाजी के तौर पे क्यों बयान की जाती हैं? जब हमने महंगे तरीन बिजली के मंसूबे चलाने हैं, फिर उन्हीं महंगे तरीन बिजली के मंसूबों के लिए महंगे दामों तेल मंगवाना है, उसमें डलवाना है, फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में उसकी कीमत बढ़ानी है। दुनिया तरक्की करती जा रही है और हम महंगे तरीन बिजली के मंसूबों के ऊपर रिलाय करते हुए अपने अवाम पे बोझ डाल रहे हैं। तवानाई के सेक्टर में किन इस्लाहात की ज़रूरत है? यासिर, दैट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन। पहले तो मैं आपकी ये बात जो है इससे कंप्लीटली एग्री करता हूँ। एनर्जी सेक्टर विल बी माय सेकंड रिफॉर्म आफ्टर एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स। मैं ये फिर कहता हूँ कि टैक्सेशन का रिफॉर्म मेरा थर्ड रिफॉर्म होगा। नंबर 1 एक्सपेंडिचर, सो दैट दुनिया को बताएं, मुल्क को बताएं कि खर्चे हमने अपने क्वालिटेटिवली ठीक किया, यानी कि क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग बेहतर किया। नंबर 2 एनर्जी सेक्टर, इसलिए कि ये पूरे मुल्क को इस वक्त जिस तरह आप कहेंगे ना, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको स्टंट कर रहा है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एग्रीकल्चर में बहुत ऊपर है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग की बहुत ऊपर है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। बहुत ही सादा गुफ्तगू इसमें करनी चाहिए। एक तो यह है कि पहले ये तय कर लेना चाहिए कि एनर्जी सेक्टर पाकिस्तान का जो है वो पाकिस्तान की जो स्टेट है वो नहीं चलाएगी।
पहले तो ये एक कॉन्शियंशियस डिसीजन ले लें इस चीज का। जब आप ये कॉन्शियंशियस डिसीजन ले लेंगे तो फिर आप ये तय करेंगे। नहीं, अगर आप मैं कथा कलामी की माजरत चाहता हूं सर, आप जब ये कह रहे हैं कि स्टेट नहीं चलाएगी तो फिर आईपीपीज का तो रोना हम अब भी रो रहे हैं, तो फिर वो जो रोना है वो उसमें इजाफा होगा या उसमें कमी वाकई होगी? जबरदस्त सवाल है आपका। स्टेट एक तो पहला मैंने ये कहा, मेरा दूसरी चीज अगर मैं कहता तो यही कहता जो आप कह रहे हैं, जो आईपीपीज हैं, आप यकीन करें कि जो 1994 के हैं और फिर शायद 2002 के हैं, इनकी जो हमारे साथ रीस्ट्रक्चरिंग या रीप्रोफाइलिंग ऑफ डेट है वो हो चुकी है। अब आईपीपीज जो प्रॉब्लमैटिक हैं वो हैं 17 आईपीपीज हैं 2015 के ये आईपीपीज हैं। मेरा ख्याल है इसमें हमने कोई 15 अरब डॉलर की रकम है, इसकी डेट रीप्रोफाइलिंग करनी है, चाइना के साथ भी करनी है और जो लेंडर्स हैं बाहर के उनके साथ भी करनी है। करना क्या है, ये 25 साल के मंसूबे हैं, वापस कर रहे हैं हम डेट 10 साल में। इनको जाके ये कहना है कि आप इसको 25 साल पे मुहीत कर दीजिए, आपकी पर यूनिट कॉस्ट, या जिसको आप बहुत बड़ा कहते हैं ना कि हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, हमें ये देने पड़ते हैं पैसे, ये नीचे आ जाएंगे। ये दूसरी चीज होगी जो आप करेंगे। नंबर 3 चीज जो आप करेंगे वो ये है कि आप गैस का बेहतर इस्तेमाल करेंगे, और जो गैस इस वक्त आप कैप्टिव को और मेरे घर में दे रहे हैं या आपके घर में दे रहे हैं, और जो रिच ऑफ पाकिस्तान है उनको सब्सिडाइज्ड गैस दे रहे हैं, जो 20% एफिशिएंसी पे गैस अपने गीजर में भी बर्निंग में भी जला रहे हैं, ये खत्म कर दीजिए। सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी होगी आपके घर में और वो होगी बिजली। इसी से स्टोव चलेगा, इसी से गर्म पानी आएगा, इसी से कपड़े धोने का पानी गर्म होगा, इसी से आप शावर करेंगे। कहने का मकसद यह है कि गैस जब यही 65% पे बिजली बनाएगी तो बिजली की कीमत नीचे आएगी। जब डिस्कोज सरकार से निकलेंगे, मैं तो इस चीज का भी फैन नहीं हूं कि इनको प्रोविंशियल सेटअप्स में दिया जाए, बिकॉज प्रोविंसेस की कैपेसिटी फेडरेशन से बेहतर नहीं है। और ये कहना कि वो चूंकि वहां पे मौजूद हैं तो वो कोई लॉ इन्फोर्समेंट करके बिल कलेक्ट कर लेंगे, दैट इज नॉट हाउ द मॉडर्न सिस्टम वर्क्स। द मॉडर्न सिस्टम इज कि आप कार्ड डालेंगे तो बिजली आएगी। कहने का मकसद ये है कि ये काम अगले 5 साल पे नहीं करेंगे तो मुल्क का डोमेस्टिक सेक्टर भी मतलब उनका ज़हनी सुकून खराब करेंगे, उनका कॉस्ट ऑफ रनिंग द हाउस होल्ड खराब करेंगे। दिस इज अ मस्ट रिफॉर्म। अब एक चीज कह दूं यासर, आप पूछते हैं ये होता क्यों नहीं है। पाकिस्तान इज इन अ सीवियर कॉम्पिटेंस चैलेंज। जब तक पब्लिक सेक्टर में पॉलिसी कॉम्पिटेंस नहीं बिल्ड करेंगे, जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को प्रोफेशनल्स के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये बात नहीं बनेगी। बहुत सी चीजें ऐसे पाकिस्तान करता रहा है कि एक्सपीडियंसी थी, यानी कि उस वक्त इतना प्रेशर आ रहा था, हमें कोई लोन नहीं दे रहा था, हम जो थे एनर्जी डेफिशिएंट हो रहे थे, तो हमने जाके जो फायर फाइटिंग करते हुए जल्दी माजरत से जिस वक्त ये मुआहदा हुआ है उस वक्त ऐसे हालात नहीं थे जी। ये सही है कि हमने इंपोर्टेड फ्यूल पे बिजली जो है वो बनाई पाकिस्तान में, पर अब देखें ना, अगर हम इस गुफ्तगू में चले जाएंगे तो उससे कोई हासिल नहीं है। अब तो हमने आपके सामने ये भी रख दिया कि ये जो फॉसिल फ्यूल के ही माहदे हैं। एक और चीज आपके सामने रखता हूँ, चलें, एक मुआहदा हो गया, कोल आप इंपोर्टेड यूज कर रहे थे, थर कोल इज अवेलेबल, आपके जो कोल के पावर प्लांट्स हैं उनको तब्दील कर दीजिए थर कोल पे। मेरा कहने का मकसद ये राना साहब कि आई कैन डिबेट विद यू as long as we can keep debating। ये तो हम मानते हैं कि चीजें ठीक नहीं है, इकोसिस्टम्स जो हम काम करते रहे उसमें बहुत से हमारी ओमिशंस भी हैं कि काम नहीं किए। कमीशंस का जिक्र आप करें कि जो काम किए शायद वो भी उस पाए के नहीं थे, क्योंकि हमने कोई तहकीक नहीं की, रिसर्च कम की। अब मैं ये कह रहा हूँ कि चलें, अब आपके पास कोल के प्लांट्स हैं, इंपोर्टेड पे चल रहे हैं, मूव ऑल ऑफ देम टू थर कोल। अगर आप इसको थर कोल पे मूव करेंगे तो आपको बिजली जो है फिर सस्ती हो जाएगी। यानी माजी की गलतियों से सीख के अब बेहतर मुस्तकबिल के लिए फैसले किए जा सकते हैं, इकदाम उठाए जा सकते हैं। माजी का रोना अगर रोते रहे तो बेहतरी की तरफ गामजन नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाजत। अपना बॉल रखिएगा, अल्लाह के बाद।